नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पुष्प का परिवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्प का परिवर्धन शीर्षस्थ विभोजतक, जो कि पर्वों में सबसे ऊपर की तरफ विद्यमान रहता है, से सामान्यतः वास्तविक पर्ण की उत्पत्ति एवं विकास होता है। लेकिन पौधों में जब लैंगिक जनन का समय आता है, उस समय यही शीर्षस्थ विभोजतक वास्तविक पर्ण की उत्पत्ति एवं प्रारंभन की क्रिया को बंद कर देता है। इस प्रकार से पुष्पन के समय पादपों में शीर्षस्थ विभोजतक है जो पुष्पीय विभोजतक में बदल जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के समय पादपों में कायिक शीर्षस्थ विभोजतक पुष्पीय शीर्षस्थ विभोजतक की तरह व्यवहार करता है। जिस तरह से शीर्षस्थ विभोजतक यानी कायिक शीर्षस्थ विभोजतक से पर्ण की उत्पत्ति हो रही थी, उसी तरह से अब लैंगिक जनन के समय पुष्पीय विभोजतक से पुष्प की उत्पत्ति एवं परिवर्धन की क्रिया प्रारंभ होती है। इस पुष्पीय विभोजतक के द्वारा एक निश्चित क्रम में पुष्पीय घटकों का विकास होता है। यहाँ पुष्पीय घटकों से हमारा तात्पर्य है पुष्पीय उपांग, जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो एक वर्षीय पौधे होते हैं, उनके अंतर्गत जीवन चक्र के अंत में पुष्पन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जबकि जो बहुवर्षीय पादप होते हैं उनके अंतर्गत प्रतिवर्ष एक निश्चित अवधि में पुष्पन की क्रिया संपन्न होती रहती है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से पादपों के अंदर पुष्पन प्रक्रिया का अभिप्रेरण होता है। पौधों में पुष्पन क्रिया को कौन अभिप्रेरित कर रहा है? ऐसा कौन सा पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ या कोई ऐसा संदेश है जो इस क्रिया को अभिप्रेरित करता है? तो सामान्यतः हम देखते हैं कि पौधे प्रकाश काल के प्रति संवेदनशील होते हैं, अर्थात वो प्रकाश काल के अवधि के प्रति अपनी एक अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो पौधों द्वारा प्रकाश काल अथवा दीप्तकाल के प्रति जो अनुक्रिया प्रदर्शित की जाती है, इस प्रक्रिया को, इस घटना को दीप्तकालिता कहते हैं। और यह दीप्तकालिता की घटना पौधों को पुष्पन के लिए अभिप्रेरित करती है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि दीप्तकाल पौधों में पुष्पन की क्रिया को उद्दीप्त करती है। अब जब हम दीप्तकाल की बात करते हैं, यानी किस पादप द्वारा कितनी अवधि का प्रकाश प्राप्त किया गया, तो इस दीप्तकाल अवधि के आधार पर पुष्पीय पादपों को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक दीर्घ दिवसीय पादप, यानी ये ऐसे पादप है जिनको क्रांतिक अवधि से अधिक दीप्तकाल की आवश्यकता होती है पुष्पन के प्रेरण के लिए। दूसरे हैं लघु दिवसीय पादप, यानी ये ऐसे पादप है जिनको क्रांतिक दीप्तकाल से कम अवधि के दीप्तकाल में भी इनके अंतर्गत पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है। और तीसरे होते हैं दिवस उदासीन पादप, यानी इन पादपों पर दीप्तकाल की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि पौधों में पुष्पन क्रिया को अवरुद्ध करने के लिए प्रकाश काल
जो है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रकाश काल के अलावा तापक्रम और विशेषतः शीत उपचार के प्रति पौधों की अनुक्रिया और उसके फलस्वरूप पुष्पन क्रिया का उद्दीपन, इस परिघटना को वसंतीकरण कहते हैं। वसंतीकरण की अवधारणा वैज्ञानिक लाइसेंको द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये जो पुष्पन की प्रक्रिया पादपों में अभिप्रेरित होती है, इसके लिए एक अभिप्रेरक पदार्थ या एक अभिप्रेरक संकेत होता है, और ये जो संकेत या पदार्थ है जो एक विशिष्ट प्रकार का हार्मोन होता है, और ये हार्मोन पत्तियों में सिंथेसिस होता है। और पत्तियों में संश्लेषित होने वाले इस हार्मोन को चेलेक्यान वैज्ञानिक ने फ्लोरिजन नाम दिया, और उन्होंने ये बताया कि फ्लोरिजन हार्मोन ही पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया को अभिप्रेरित करने के लिए उत्तरदायी है। ये जो फ्लोरिजन हार्मोन है, ये दो पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स एवं एंथेसिस से निर्मित होता है। इसके साथ ही साथ इस फ्लोरिजन हार्मोन के उद्दीपन के लिए पौधों में फाइटोक्रोम सिस्टम पाया जाता है। फाइटोक्रोम एक प्रकार का प्रकाश वर्णकी तंत्र होता है। ये फाइटोक्रोम दो रूप में पाया जाता है, पीआर और पीएफआर। तो इस प्रकार से फाइटोक्रोम तंत्र है जो इस फ्लोरिजन हार्मोन को पौधों के अंदर संश्लेषण के लिए उद्दीपन प्रदान करता है। अब हम जब पढ़ चुके हैं कि फ्लोरिजन हार्मोन जो कि पत्तियों में संश्लेषित होता है, वहां से संश्लेषित होने के पश्चात फ्लोरिजन हार्मोन रासायनिक संकेत के रूप में है जो शीर्ष विभोजितक में पहुंचता है, और शीर्ष विभोजितक में इस फ्लोरिजन पदार्थ के पहुंचने पर कायिक शीर्षस्थ विभोजितक पुष्पीय विभोजितक की भांति व्यवहार करता है। इसके पश्चात पुष्पीय विभोजितक में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे राइबोसोम्स निर्माण में वृद्धि, अर्थात विभोजितक कोशिकाओं में राइबोसोम्स की संख्या में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। वहीं समग्र प्रोटीन की मात्रा में भी वृद्धि होने लगती है। आरएनए सिंथेसिस में वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं के अंदर रेस्पिरेशन रेट है जो बढ़ जाती है। डीएनए का संश्लेषण है जो अभिप्रेरित होता है। वहीं इन सब घटनाओं के फलस्वरूप समसूत्री विभाजन की दरों में तीव्रता आ जाती है, और इन तमाम घटनाओं के फलस्वरूप नए पुष्पीय आध्यकों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि विभोजितकीय ऊतकों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पुष्पीय अक्ष के शीर्षस्थ विभोजितक में अनेक परिवर्तन होते हैं। बाह्य परिवर्तनों में हम बात करते हैं तो प्रवाह का दीर्घनता कक्षीय कलिकाओं का काल पूर्व विकास, पुष्पन प्रेरित होने पर कायिक शीर्ष का पुष्पीय शीर्ष में रूपांतरण होता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं, जिसके फलस्वरूप शीर्ष के दोनों तलों में वृद्धि होती है, यानी ऊर्ध्व और क्षैतिज दोनों दिशाओं में शीर्ष के अंतर्गत विभाजन होना शुरू हो जाता है। परो शीर्ष का जो संगठन होता है वो हम जानते हैं कि शीर्ष विभोजितक का संगठन को ट्यूनिका कार्पस संगठन कहते हैं। ट्यूनिका कार्पस संगठन का अब है जो मेंटल कोर प्रकार के संगठन में रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। पुष्पीय घटकों के प्रारंभन के साथ ही समसूत्री विभाजन की दर में तेजी आ जाती है तथा अलग अलग क्षेत्रों में विभाजन की दर भी अलग अलग होती है।
अब हम देखते हैं कि इन विभिन्न प्रकार के विभजित की उत्तकों में विभाजन के फलस्वरूप किस प्रकार से आगे उत्तकजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पुष्प के विभिन्न उपांगों का परिवर्धन पुष्पीय शीर्षस्थ विभजितक से निर्मित इनके आद्यकों से होता है। विभिन्न उपांगों से हमारा तात्पर्य है बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंबंग और जायांग के घटक। दल एवं बाह्य दल आद्यकों की प्रारंभिक वृद्धि शीर्ष विभजितक से, तत्पश्चात अंतर्वेशी मेरिस्टम द्वारा और अंत में सीमांत मेरिस्टम की सक्रियता से ये अंग अर्थात दल एवं बाह्य दल पृष्ठाधार आकृति ग्रहण करते हैं। पुंकेसर आद्यकों में भी शुरू की वृद्धि शीर्ष मेरिस्टेम की सक्रियता से, परंतु लंबाई में जो वृद्धि होती है वो अंतर्वेशी मेरिस्टेम द्वारा, जिसके फलस्वरूप पोतंतु का विभेदन होता है। सीमांत मेरिस्टेम की सक्रियता से द्विपालित परागकोश का परिवर्धन होता है। अंडप का विकास शीर्षस्थ एवं सीमांत मेरिस्टेम की सक्रियता से होता है तथा इसकी मोटाई में वृद्धि अभ्यक्ष मेरिस्टेम द्वारा होती है। अब हम विभजितक, उत्तकजन, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो अंग जनन के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पुष्प के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। पुष्पासन पर यानी पुष्प का वह भाग जहां पर पुष्प के सभी उपांग विकसित होते हैं या लगे रहते हैं को पुष्पासन कहते हैं। इस पुष्पासन पर विभिन्न पुष्पीय आद्यक क्रमशः चक्रीय स्थिति में अवस्थित होते हैं। आद्यक से मतलब है कि उन उपांगों का निर्माण करने वाली प्रारंभिक संरचना, उसे हम आद्यक कहते हैं। क्रमशः से मतलब है कि सबसे पहले बाह्य दल, फिर दल, फिर पुंबंग और सबसे जो अंतस्थ है वो है जया। पुष्पीय उपांगों के उत्तरोत्तर चक्रों का विकास एक सुनिश्चित एवं पूर्ण निर्धारित प्रावस्थाओं के क्रम में होता है। यानी जो ये पुष्पीय उपांग है और बाह्य दल, पुंज, दलपुंज, पुंबंग और जायांग की जो बात करते हैं, इनका उत्तरोत्तर चक्रों का विकास यानी बाहर से भीतर की ओर जो विकास होता है एक सुनियोजित ढंग से एवं पूर्ण निर्धारित क्रम में होता है। एक विशिष्ट पुष्पीय आद्यक की वृद्धि, विभेदन एवं परिपक्वन के फलस्वरूप एक विशिष्ट पुष्पीय उपांग का निर्माण होता है। एक विशिष्ट पुष्पीय आद्यक से तुम्हारा तात्पर्य जैसे बाह्य दल आद्यक है या दल आद्यक है या पुंबंग आद्यक है या जायांग आद्यक है, तो ये पार्टिकुलर जो भी आद्यक है उसकी वृद्धि होगी उसके अंतर्गत, उसके अंदर बाद उसका विभेदन होगा कोशिकाओं का विभेदन होने जाने के बाद में उनके अंतर्गत परिपक्वन होगा, जिसके फलस्वरूप एक विशिष्ट पुष्पीय उपांग का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह है कि बाह्य दल आद्यक है तो उसके द्वारा बाह्य दल पुंज का निर्माण होगा, दल आद्यक है तो उससे दलों का निर्माण होगा जिसके फलस्वरूप दलपुंज बनेगा, और अगर पुंबंग आद्यक है तो उससे पुंकेसरों का निर्माण होगा, और अगर जायांग आद्यक है तो उससे है जो अंडप का विकास होगा। पुष्पासन पर अंडप की स्थिति अग्रस्थ एवं अन्य उपांगों की स्थिति पार्श्वीय होती है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पुष्पासन पर सभी उपांग एक चक्रीय व्यवस्था में होते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे बाहर की ओर बाह्य दलपुंज, उसके भीतर दलपुंज और उसके भीतर पुंबंग, और सबसे अंदर की तरफ है जो आपके अंडप अर्थात जायांग होता है। तो जायांग की स्थिति हमेशा अग्रस्त होती है, अन्य सारे उपांग होते हैं वो पार्श्व दिशा में अर्थात लैटरल साइड में होते हैं। सामान्यतः पुष्पासन पर पुष्पीय उपांग अभिकेंद्रीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात इनका विकास क्रम परिधि से केंद्र की ओर होता है। इस बात को हम पहले बता चुके हैं कि पुष्पासन पर सभी उपांग चक्रीय व्यवस्था में रहते हैं, और इन उपांगों का जो विकास होता है वो बाहर से भीतर की ओर होता है। जब कभी उपांगों का विकास बाहर से भीतर की ओर होता है तो इस प्रकार के विकास क्रम को अभिकेंद्रीय क्रम कहते हैं।
अब हम एक उदाहरण के द्वारा पुष्प में पुष्पीय उपांगों के परिवर्धन के बारे में समझते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में ब्रेसिकेसी कुल के पादप कैप्सुला का अध्ययन करते हैं। ब्रेसिकेसी कुल में सबसे पहले कैप्सुला के अंतर्गत अपन देखते हैं तो बाह्यदल पुंज के आद्यक विकसित होते हैं। तत्पश्चात पुंकेसर आद्यक तथा इसके पश्चात पुष्पीय अक्ष के अग्र सिरे पर स्त्री केसर आद्यक का विकास होता है और दल आद्यकों की उत्पत्ति सबसे अंत में होती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत जो पुष्पीय उपांगों का द्वितीय चक्र है वो है जो सबसे अंत में उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का अपने को जो वेरिएशन है वो अलग अलग कुल के अलग अलग पादपों में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो पहला चित्र है उसमें आप देख रहे हो आपको बाह्यदल आद्यक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, और बीच में जो टोपिनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है जो एपिकल पार्ट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम है ना, पुष्पीय आद्यक का शीर्षस्थ भाग है। और सेकंड इमेज के अंदर आप देख रहे हैं आपको सबसे बाहर की तरफ चक्र दिखाई दे रहा है वो है सेपल प्राइमोर्डियम यानी बाह्यदल आद्यक है, और उसके भीतर की ओर आपको पुंकेसर आद्यक दिख रहे हैं, न कि आपको जो दल आद्यक, और सबसे अंदर आपको कार्पल प्राइमोर्डियम अर्थात अंडप आद्यक दिखाई दे रहा है। और अंतिम इमेज के अंतर्गत आप देखोगे तो आपको चारों प्रकार के आद्यक है जो दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत बाह्यदल आद्यक, दल आद्यक, पुंकेसर आद्यक और आपके अंडप आद्यक। तो इस प्रकार से कैप्सुला के अंतर्गत हम देखते हैं तो विभिन्न पुष्पीय आद्यकों का विकास बाहर से भीतर की होता है, लेकिन इसके अंतर्गत द्वितीयक जो चक्र है दल आद्यक उनका विकास है जो तीनों प्रकार के आद्यकों के विकास के पश्चात सबसे अंत में होता है। थैंक्स।